ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जिट पोल के सबसे बड़े प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम इस देश के तमाम एग्जिट पोल आपको एक साथ एक जगह जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। और अभी तक हमने आपको 2 एग्जिट पोल दिखाए हैं, तीसरा एग्जिट पोल भी तैयार है, उसकी रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन से इस वक्त हमारी बातचीत चल रही थी और ये एग्जिट पोल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं एग्जिट पोल्स की अभी तक की जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्या कहती हैं। और अगर हमें सम अप करना हो तो एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। 30, 20 और 16 ये हमने एक एवरेज निकाला है, यानी औसत निकाली है तमाम एग्जिट पोल्स की, ताकि आप ठीक से समझ पाएं। और जो इशारा आता है एग्जिट पोल से वो ये है, दिल्ली में कांग्रेस 20 पर है, दूसरे नंबर पर है, बीजेपी सबसे आगे 30 सीटों के साथ और आम आदमी पार्टी 16 सीटों के साथ। शाहनवाज हुसैन और विनोद जी का अभी वाद विवाद चल रहा था। शाहनवाज जी, इस वक्त क्या आप हमारे साथ हैं? जी मैं हूं। नहीं, वाद विवाद नहीं होता हमारे में, हम आपस में हम लोग तो चेस खेलते हैं बातों ही बातों में। तो आपने कहा कि नहीं विनोद जी जी मैं कहता हूं कि मैं और शाहनवाज भाई चेस खेलते हैं, वाद विवाद नहीं करते। और मैं समझता हूं अगर डिस्कशन चेस खेलने की तरह हो तो ज्यादा संजीदगी रहती है उसमें। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे लोग बेचारे झिझक रहे थे कि हमारी बड़ी हो गई रैली तो मैसेज गलत चला जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक ही चेहरा नजर आता रहा। और आपके जो सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि भाई अभी जल्दी से दिखा दो मेरा, वरना अभी कल को मोदी की स्पीच अभी थोड़े दिनों के बाद, थोड़े मिनट के बाद शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप वही दिखाओगे। तो आपको ये नहीं लगता शाहनवाज साहब कि आप भी अपनी पार्टी के सबसे बड़े सिपाही हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दिल्ली में, टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपका भी अपना एक वजूद है, एक अस्तित्व है, और वो कांग्रेस पार्टी की तरह वो भी सबस्यूम हो रहा है एक पर्सनैलिटी में। यानी आप थोड़ी सी कांग्रेस नहीं बनते जा रहे हैं? नहीं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है। ये सही है कि जो हमारे यहाँ सबसे मकबूल तरीन चेहरा है वो हमारा नेता है। और कांग्रेस में दिक्कत ये है कि जो मकबूल नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, वो उनको जबरदस्ती चेहरा बैठाया जा रहा है। तो हम तो अपने चेहरे का सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस चेहरे पर ज्यादा भीड़ आएगी वो चेहरे का उपयोग हम करेंगे पार्टी के हित में, क्योंकि वो नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना ये हमारा अधिकार बनता है। लेकिन कांग्रेस का जो चेहरा है उसका ज्यादा उपयोग करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। तो हमारे अन्य नेता की भी रैली बड़ी हुई है, वो गए हैं, हमारे पार्टी के सब लोगों ने कैंपेन किया, सुषमा जी ने, अरुण जेटली जी ने, हमने खुद किया। नहीं, कोई 1 लाख से बड़ी रैली हुई किसी और नेता की? जी, किसी और नेता की 1 लाख से बड़ी रैली हुई होती है किसी अकेले नेता के लिए? आप लोगों ने अपार धनराशि खर्च करके कोई बड़ा समागम जमाया? भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, एकदम जमा रहा है। हमारे तो जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की लाखों की सभा हो रही थी, अरे आपकी, हमारे और रमन सिंह जी की हो रही थी, वसुंधरा जी की। मैं हैरान रह गया कि जब 80 कलश यात्रा हुई, पटना में निकली, बिहार में निकली, तो एक भी यात्रा का नेतृत्व तो आपको नहीं दिया गया और ये कहा गया कि ये तो कम्युनल यूनिटी के लिए यात्रा है, और एक का भी नेतृत्व तो आपको नहीं दिया गया। नहीं, एक यात्रा का भी नहीं दिया गया। देखिए, मैं बताऊं कि बिहार में उस वक्त मैं दिल्ली में व्यस्त था, मैं नहीं जा पाया, मुझे जाने को कहा गया था, मैं व्यस्त था। लेकिन मैं जब नरेंद्र भाई वहां गए थे तो एक डिस्ट्रिक्ट में मेरी जिम्मेदारी लगी थी, मैं वहां पर गया था। और यात्रा की जहां तक बात है कि हमारा उपयोग तो पार्टी करती है, हमारी पार्टी न कल सांप्रदायिक थी, न आज है, न आने वाले दिनों में होने वाली। हम इस आधार पर किसी जात या धर्म के नाम से राजनीति में लोगों को आगे नहीं बढ़ाते। जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि बहुत बार जो बातें नेता नहीं कह सकते, बहुत बार जो बातें हमारे एक्सपर्ट्स भी नहीं बता सकते, वो बातें हमारे रिपोर्टर्स बता सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इस वक्त असली मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश शीला दीक्षित के घर पर हैं, पूजा मक्कड़ आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर हैं और पलक शर्मा डॉक्टर हर्षवर्धन के घर पर हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शीला दीक्षित के घर पर।
ब्रह्म प्रकाश से जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, शीला दीक्षित भी इस वक्त जरूर एग्जिट पोल देख रही होंगी टेलीविजन पर। आप हमें बताइए, वहां खड़े रहकर आपकी जितने भी लोगों से बात हुई है और सुबह से आप वहां पर हैं, क्या मान लिया है शीला दीक्षित ने कि अब वो हार चुकी हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं सुधीर जी कि सुबह से ही मुख्यमंत्री पोलिंग के दौरान हर घंटे जानकारी लेती रही हैं, कितना परसेंटेज पोलिंग हुआ है और क्या क्या हुआ। अभी भी पत्रकार इंतजार कर रहे हैं अंदर सीएम के घर पर, और सीएम अंदर कुछ लोगों के साथ बैठक कर रही हैं, अंदर बातचीत कर रही हैं। दिन भर उनसे लोगों का मिलना जुलना लगा रहा। दिन में 2 बार हमारी बातचीत हुई सीएम से। सीएम यही कहती रही हैं कि नहीं, वो रिलैक्स मूड में है, वो कॉन्फिडेंस में है, पूरे तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और संदीप दीक्षित से और पवन खेड़ा से जब बात हो रही थी दोपहर में, तो उनका कहना था कि बीते 3-4 दिन में जो स्थितियां हैं वो उनके अनुकूल आ गई हैं और उनको जो मेजोरिटी है वो मिलेगी दिल्ली में। लेकिन सुधीर जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर बीजेपी आगे होती है तो 3 मुद्दों ने बेहद असर किया है, जो मैंने देखा है पिछले 5-6 महीनों से। एक, बिजली के जो बिल हैं बड़ा मुद्दा रहे हैं दिल्ली में, एक पानी का बिल बड़ा मुद्दा रहे हैं, और तीसरा महंगाई। ये 3 मुद्दों ने मुझे लगता है असर किया है अगर बीजेपी आगे रहती है तो। पलक, आप हर्षवर्धन के घर पे, डॉक्टर हर्षवर्धन के, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया। काफी जद्दोजहद के बाद पार्टी के अंदर काफी मंथन हुआ। अब लग रहा है कि बीजेपी आगे निकल रही है, लेकिन इतनी आगे भी नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना पाए। क्या वहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन से आपकी बात हुई? क्या कहना है एग्जिट पोल के नतीजों पर? देखिए, फिलहाल तो डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर नहीं है, लेकिन बेशक हमारी उनसे 2-3 बार बात हुई और बेहद कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। ना सिर्फ आज वोटिंग के दिन, बल्कि आज से पहले भी हम लगातार उनसे इंटरव्यूज करते आए हैं, उनसे मिलते आए हैं, उनसे पूछते आए हैं कि क्या लगता है उन्हें स्थिति के बारे में, और वो बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए। अभी कुछ ही देर पहले जब मैं यहाँ पर लाइव पे खड़ी थी तो उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स उनके घर पे, जबकि वो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ बंट रही थी। तो एक ना सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन का एक कॉन्फिडेंस है, बल्कि बीजेपी एज ए कार्डर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी बेहद कॉन्फिडेंस है इस बात को लेके कि डॉक्टर हर्षवर्धन ही सही चॉइस एक तो रही हैं बीजेपी की चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को लेकर, और दूसरा उनकी जो छवि है, और साथ ही में जो कुछ कांग्रेस की कमियां हैं जिन्होंने बेनिफिट किया है बीजेपी को, वो सारा फैक्टर मिला के बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर तो लोगों की बिल्कुल यही राय है। बेहद एक्साइटमेंट मैं यहाँ पर देखती आई हूँ सुबह से कि डॉक्टर हर्षवर्धन ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी ही आगे रहेगी। जी। और पूजा, इस वक्त आप हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और जो हमारी यहां बात हो रही थी और जो नतीजे आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि असल में अगर कोई विजेता है तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने खुद ने भी वो दावे बड़े बड़े कर रहे हों, लेकिन शायद उन्होंने खुद ने भी ना सोचा हो कि उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी। वहां से आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल सुधीर, इससे पहले जब तक आज एग्जिट पोल की बात नहीं हुई थी तब तक आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता अंदर से ये बात कहते थे कि 5 से 7 सीटें अगर आ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले की आपने, उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि अगर 65% से ज़्यादा वोटिंग दिल्ली में हुई है तो इसका मतलब है कि इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और शायद आम आदमी पार्टी की स्थिति इस वक्त दिल्ली में उस फिल्म की तरह है जिसे फ्राइडे में तो अच्छी ओपनिंग मिल ही जाती है। तो ये पहला फ्राइडे है दिल्ली के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, और उनके लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे वो 16 सीटें ही आए। जी पूजा, बहुत अच्छा आपने कहा कि बिल्कुल फ्राइडे रिलीज है, फर्स्ट डे फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और उसमें जो टैली है, चाहे 8 हो, 16 हो, 15 हो, 10 हो, उनके लिए अच्छा ही है। और अगर 16 हो जाती है तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे भगवान ने छप्पर फाड़कर उनको सीटें दे दी हों। प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, उनके पास हम चलते हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपिनियन पोल्स लगातार आपको पसंद आते रहे इस दौरान, और एग्जिट पोल भी जो आ रहे हैं वो भी आपको आप बड़े पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली के अभी तक जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल्स के जरिए जो हमें मिल रहे हैं, उसमें बीजेपी सबसे आगे तो है, नंबर 1 तो है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से पीछे है। यही फर्क है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में। एग्जैक्ट पोल हुआ है, एग्जिट पोल का आप अंदाजा लगा रहे हैं, और एग्जैक्ट पोल का डिसीजन 8 तारीख को आएगा। और तब आप देखोगे कि जब लोगों ने मन बनाया कांग्रेस को निकाल बाहर करना है, और कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला था, उनको लग रहा था कि आप पार्टी आने से कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन
कांग्रेस ही ज्यादा नुकसान में रही है, ये आप देखोगे। और बीजेपी ऐसा आधे मुद्दे नहीं रहेगी, पूरी बहुमत पाएगी, क्योंकि थोड़ी ही सीट आप कम दिखा रहे, वो पाएगी होगी। और ये भी आपका 3 बजे तक का अनुमान है। आप ही खुद सुधार करोगे जब आप 6 बजे एक्चुअल वोटिंग बंद हुआ है, क्योंकि बहुत चुनावी केंद्रों पर कतार थी। आखिर में दिल्ली में इतना एक पूरा अगर देखोगे तो क्या निकलता है, मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त असंतोष, आक्रोश और गुस्सा। अच्छा प्रकाश जी, एक और सवाल ये है, उसके साथ साथ जी ये तो बीजेपी की बात आपने बताई, और मोदी के नेतृत्व के लिए बहुत उत्सुकता और लोगों में बहुत बड़ी दिलचस्पी। आम आदमी पार्टी और को, तीसरी बात है हमारे वहां का संगठन, हाँ जी आम आदमी पार्टी को, हम आम आदमी पार्टी को 16 से 20-22 तक की सीटें जो मिल रही हैं, आप इसको सही मानते हैं या आपको लगता है कि ये सीटें कम होंगी? और कम हो भी गई, मान लीजिए 8, 10, 12 सीटें भी मिल गई, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको बीजेपी की नाकामी मानी जाएगी क्योंकि आपने इतनी सीटें आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी, ये सीटें आपको मिल सकती थी। ये इतना साधारण उसका विश्लेषण नहीं है। पहले तो मैं एक कहूंगा कि लोकतंत्र की ये खूबी है कि लोगों को चॉइस मिलता है तो लोग चॉइस लेते हैं। और इसमें आम पार्टी ने जिस तरह से एक ही पहले चुनाव में जिस तरह से खुद को स्थापित किया, अब सीटें कितनी मिलेगी, ये 16 मिलेगी या 8 मिलेगी, वो हम परसों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जो भी मिलेगी और वोट मिले हैं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक अच्छी दिखाई देता है। अभी जो आप कह रहे थे ट्रायंगुलर बनाने में, अभी जो आप कह रहे थे, आपको मेरी ये बात बुरी नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी जो आप कह रहे थे, एक नया एक एग्जिट पोल आया है जो कि ORG मार्क का है, इंडिया टुडे ने किया है, और उसमें बीजेपी को 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को 41 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 20 और आपको 6 सीटें मिल रही हैं, और अन्य दलों को 3 सीटें मिल रही हैं। तो जो अभी आप कह रहे थे वो तस्वीर इस एग्जिट पोल में सामने आ रही होगा। लेकिन 6 सीटें भी मिलना, जी 6 सीटें भी मिलना और उनको 15 से 20% के वोट मिलेंगे, ये मेरा खुद का अंदाजा है। तो ये भी एक उनकी अचीवमेंट है, मैं मानूंगा। मुद्दा ये है कि ये दोनों पार्टियों को सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई लोगों की अपेक्षाएं, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, बाकी तबके हो, वो तीसरे विकल्प के बारे में अगर सोचते हैं तो इसका मतलब हमें कुछ सुधार करना होगा। लेकिन एक हम कहेंगे कि 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटेगी, और यहां म्यूनिसिपैलिटी में, कॉरपोरेशन में हमारी सत्ता है लगातार दूसरी बार। अब हम फिर से विधानसभा में आ रहे हैं और लोकसभा में भी आएंगे, तो दिल्ली का पूरी सूरत बदल देंगे, लोगों की हालत बदल देंगे, और एक अच्छा सुशासन का जो लोगों के एस्पिरेशन है वो हम पूरी करेंगे, और डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में होगा। बिल्कुल। मैं नीलाभ जी आपका भी स्वागत है। आपसे काफी देर से स्टूडियो में हैं आप मौजूद। केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के महासचिव हैं। लेकिन नीलाभ जी, मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूंगा। हम तमाम एग्जिट पोल्स का निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में क्या रास्ता है ताकि दशा दिशा देश की तय हो सके। मोटे तौर पर दिल्ली की तस्वीर में समझ में आता है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी के आसपास। आश्चर्य होता है देखकर कि पता था कि ये तो होने ही वाला है। देखिए, ये जैसे जैसे कैंपेन हो रहा था, ये लग रहा था कि कांग्रेस के जो वोट हैं वो आपकी तरफ जा रहे हैं, खास करके निचले तबके में, और उसका लाभ बीजेपी को थोड़ा मिला। और दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी का संगठन पुराना है और चुस्त है, तो संभवतः वह अपने वोटर्स, जो उनके कमिटेड वोटर्स हैं, उनको लेके आने में सफल रहे हों, क्योंकि अभी पूर्णतः हमें नतीजे मालूम नहीं हैं। तो अंत में भी जो लाइन लगी है वो किसके लिए लगी है, क्या वह और किसी परिवर्तन के लिए लगी है, यह भी नहीं मालूम। और एक पोल्स में एक चीज और भी देखने में आ रही है, जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पढ़ रहा था। ये पोल, लगभग हर का पोल जो है वो कंसिस्टेंट है ओपिनियन पोल से। जो ओपिनियन पोल में जितनी बढ़त दे रहा था वो उतना ही। तो क्या उसी सैंपल साइज पे ये कर रहे हैं, उसी सैंपल साइज पे इन्होंने पोल किया है? यह भी अभी हम नहीं कह सकते। अगर उसी सैंपल साइज पे पोल किया है तो उसमें एरर की गुंजाइश ज्यादा है, इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल के लिए सैंपल साइज फिर दूसरा होना चाहिए था और वो ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज कवर होनी चाहिए थी।
तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी भी ओपन है। लेकिन एक ट्रेंड जो मैं देख रहा हूं कि अगर तीसरा विकल्प यहां था और उस तीसरे विकल्प को चाहे सीटें जितनी भी आई, जैसा अभी बहस में आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन उस तीसरे विकल्प की यह उपलब्धि है, तो क्या देश के पैमाने पर अगर यह, क्योंकि दिल्ली कई बार देश का आईना होता है, दिल्ली शहर जो है, और उसमें अगर तीसरे विकल्प की मौजूदगी ऐसी ही रहती है, क्योंकि अब क्षेत्रीय दल जो हैं इसके बाद शेर हो जाएंगे दिल्ली के रिजल्ट के बाद, और वह उनकी बार्गेनिंग भी बढ़ेगी, बार्गेनिंग बढ़ेगी बिल्कुल। और एक बार हमें रवि त्रिपाठी के पास भी जाना है, हमारे सहयोगी जो कि कांग्रेस के मुख्यालय में इस वक्त हैं। कांग्रेस का पक्ष हमारे लिए जानना जरूरी है और अपने दर्शकों को भी बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि उनके नेता किसी भी ओपिनियन पोल पर हो रही चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से यह मांग भी की थी कि ओपिनियन पोल्स पर रोक लगाई जाए। और कांग्रेस ने एक ये फैसला किया कि वो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल पर जो भी जिस टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बहस होगी उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। और इसीलिए अगर आपको आज एक हिस्से की कमी खल रही होगी वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमारे पास शामिल होने के लिए कोई नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं को यह आदेश दे रखा है कि इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसलिए रवि त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं और रवि से पूछते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है, कांग्रेस का जो दिया है कितना जोर से अभी जल रहा है या फिर अभी बुझा हुआ दिख रहा है उनको? सुधीर जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो दफ्तर अमूमन खाली हो गया है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले मीम अफजल जो प्रवक्ता है उनसे बात की थी मैंने, चुनाव पर, एग्जिट पोल पर नहीं, ओपिनियन पोल पर नहीं, चुनाव पर बात की कि चुनाव से लेकर उनको क्या उम्मीद है। तो कांग्रेस अभी भी ये उम्मीद पाले बैठी है कि उसको दिल्ली में अच्छी वोट मिलेगी, अच्छी सीटें मिलेगी। लेकिन जहां तक बात है आकलन, जो सारी बातें हो रही थी, मैं सुन रहा था 1 घंटे से, सारी चीज हम सुन रहे हैं। एक बड़ी चीज है, दिल्ली में एक फैक्टर था कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी जो वोटर होता है, जो 18 से 20 हजार, 15 से 20 हजार हर कंस्टिट्यूंसी में है, क्योंकि डिलिमिटेशन में कांग्रेस की तरफ से इस तरह से सीटों को बनाया गया जिसमें कि हर सीट में कम से कम 15 से 20 हजार झुग्गी झोपड़ी वोटर है और वही कांग्रेस को कहीं ना कहीं लीड दिलाता है। वो वोटर इस बार अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा है और ये कल शाम तक इस बात को लेकर कई चैनलों ने स्टिंग किया, कई अगर कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी स्टिंग किया गया कि वहां शराब ना बटे, पैसा ना बटे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो वोटर कांग्रेस से शिफ्ट होकर केजरीवाल की तरफ गया है तो वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बना है, क्योंकि वो कांग्रेस का पक्का वोटर माना जाता है और कांग्रेस को लीड कराने, जिताने में वो अहम रोल अदा करता है। दूसरी बात है कि अगर बीजेपी का मार्जिन कम कहीं होता है तो मिडिल क्लास का वोटर है, मिडिल क्लास के वोटर पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक छाप छोड़ी है और वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आया। इस वजह से बीजेपी का सीट कम होगा और कांग्रेस को अगर कहीं ना कहीं धक्का लगा है तो अरविंद केजरीवाल के झुग्गी झोपड़ी का वोट काटने की वजह से लगा है, मुझे ऐसा लगता है। और यही कांग्रेस को भी तमाम नेताओं को लग रहा है जो आपसी बातचीत में, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में निकल के आ रहा है। जी